सोच कर देखिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं, आप अपना फ़ोन चेक करते हैं, नो सिग्नल, टीवी पर न्यूज़ चैनल बंद हैं, आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, मशीन खराब है, ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, शहर में क्योस है, ट्रेन्स अपनी जगह पर रुकी हुई हैं, आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन दिखा रहा है 0। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मार्च 2024 में होने ही वाली थी, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर थी। इसके पीछे कोई बॉम्ब नहीं था, कोई मिसाइल नहीं, कोई आतंकवादी हमला नहीं, इसके पीछे था कोड, सिर्फ कुछ लाइंस का कोड। ये एक ऐसी अदृश्य जंग की कहानी है जो इस वक्त भी हमारे चारों तरफ चल रही है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। फ्रेंड्स, इस गहरी चाल को समझने के लिए पहले हमें इंटरनेट की सोल यानी ओपन सोर्स को समझना होगा। सीधे शब्दों में ये इंटरनेट की दुनिया का एक भंडारा है जहां कोई भी आ सकता है और अपनी तरफ से योगदान दे सकता है। इस भंडारे से बने सॉफ्टवेयर पर ही आज गूगल, अमेज़न, फेसबुक और आपके एंड्रॉयड फ़ोन सब कुछ चलता है और इसका बेस है विश्वास। इसी भंडारे में एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी काउंटर था जिसका नाम था एक्जीक्यूटिव्स। इसका काम था फाइल कंप्रेशन यानी डेटा का साइज छोटा करना, और इस काउंटर का सालों से एक ही आदमी, एक नेक दिल इंसान लेज़ी कॉलिन अकेले संभाल रहा था। ये उसकी नौकरी नहीं थी, ये काम शौक से दुनिया की मदद करने के लिए फ्री में कर रहा था। लेकिन हमारे दुश्मन ने देखा कि इंटरनेट की एक ज़रूरी चाबी एक अनजान अनपेड वॉलंटियर के हाथ में है और उन्होंने उस इंसान को ही अपना पहला निशाना बनाया। दुश्मन ने कोड पर नहीं, इंसान की साइकोलॉजी पर वार किया। उन्हें पता था कि लेज़ी कॉलिन थक चुका है। 2021 में एक कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल अटैक शुरू होता है। कई फर्जी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक अकाउंट है जिगर कुमार, एक और है टेनिस। ये लोग पब्लिक फोरम पर लेज़ी पर प्रेशर बनाते हैं। Hey, Lassa Colin, security updates have not been done yet. Why are the updates so late? I think you are not able to handle this project. एक झूठा माहौल बनाया जाता है कि लेज़ी काम नहीं कर पा रहा और पूरी कम्युनिटी उससे परेशान है। इस प्रेशर से टूटते हुए लेज़ी ने एक ईमेल में लिखा, I haven't lost interest, but my ability to take care has been fairly limited, mostly due to long-term mental health issues. उसने एडमिट किया कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है और इसी कमजोरी पल का फायदा उठाया एक नए मिस्टीरियस कैरेक्टर ने जिसका नाम था जिया टान। जिया टान बाकी लोगों की तरह नहीं थी। वो बहुत पोलाइट थी, बहुत हेल्पफुल थी। वो लेज़ी को कहती है, Mr. Colin, don't worry, I will help you. वो धीरे धीरे उसके कोड में छोटे छोटे सुधार करके लेज़ी का विश्वास जीत लेती है। सोचिए, एक तरफ दर्जनों लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ एक इंसान आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। लेज़ी को उसमें एक साथी दिखा, लेकिन असल में वो एक भेड़िया था जो भेड़ की खाल में आया था। जून 2022 में लेज़ी ने थक हार कर जिया टान को प्रोजेक्ट का को मेंटेनर यानी एक और गार्डियन बना दिया। दुश्मन का आदमी अब किले के अंदर था। अगले 2 साल तक जिया टान ने एक प्रोफेशनल जासूस की तरह काम किया। उसने 450 से ज़्यादा छोटे छोटे बदलाव किए, इतने छोटे कि किसी को शक ना हो। उसने अपनी एक इमेज बनाई, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, लेकिन पर्दे के पीछे वो धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में ले रही थी। और फिर मार्च 2023 में उसने वो किया जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होता है। अगर कोई सिक्योरिटी फ्लॉ मिलता है तो एक ईमेल सीधा मेंटेनर को जाता है। जिया टान ने चुपके से वो इमरजेंसी ईमेल एड्रेस लेज़ी से बदल कर अपना कर दिया। ये एक छोटा सा टेक्निकल चेंज था, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि अब अगर कोई इस छुपे हुए खतरे को रिपोर्ट करने की कोशिश भी करता तो वो रिपोर्ट लेज़ी तक या कम्युनिटी तक
कभी नहीं पहुंचती। वो रिपोर्ट सीधा दुश्मन के पास जाती। अब साजिश को अंजाम देने का वक्त आ गया था फ्रेंड्स। 2 साल तक विश्वास जीतने के बाद जियाटान अपने फाइनल अटैक के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने एक्जीक्यूटिव्स का नया वर्जन 5.6.0 में एक इतना सोफिस्टिकेटेड बैकडोर छुपा दिया जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ये बैकडोर SSH सर्विस को टारगेट करता था, वही सर्विस जिससे दूर बैठकर सर्वर्स को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली ये इंटरनेट की हर तिजोरी की मास्टर की थी। लेकिन इस बैकडोर को आम लोगों तक पहुंचाना कैसे था? यहाँ पर जियाटान के दूसरे फर्जी दोस्त काम आए। एक नया यूजर हैंस जेनसन, जो शायद जियाटान ही था, बड़े लिनक्स प्लेटफॉर्म पर कहता है कि एक्जीक्यूटिव्स का नया वर्जन ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। जैसे ही कोई इस पर शक जाता, दूसरे फर्जी अकाउंट्स जैसे क्राइगोरिंग 4545 और मीसो ईटर 91 तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। Yes, this update is the best, which Mr. Jansen has suggested. Please approve. इस झूठे कम्युनिटी प्रेशर को बनाकर उन्होंने इस जहरीले सॉफ्टवेयर को कई बड़े प्लेटफॉर्म को टेस्टिंग वर्जन्स में डलवा दिया। ये मैलिशियस वर्जन डेबियन को टेस्टिंग रिलीज सिड में शामिल कर लिया गया। वहां से इसका अगला स्टॉप था स्टेबल वर्जन, यानी दुनिया भर की करोड़ों कंप्यूटर्स। प्लान परफेक्शन के बहुत करीब था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 29 मार्च 2024 सैन फ्रांसिस्को माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर एंड्रेस फ्रियॉन, जो एक ओपन सोर्स डेटाबेस पर काम करता है, उसने डेबियन को वही लेटेस्ट सिड वर्जन डाउनलोड किया था अपने प्रोजेक्ट के टेस्टिंग के लिए। उसने नोटिस किया कि जब वो अपने सिस्टम में SSH से लॉगिन करता है तो उसमें थोड़ी सी लैग हो रही है, एक छोटा सा पॉज, आधे सेकंड का। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन बार बार वही चीज हो रही थी। उसकी प्रोफेशनल प्राइड जाग गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 500 मिलीसेकंड उसके दिमाग में खटकने लगा। वो इसकी तह तक जाने का फैसला करता है। उसने घंटों शायद दिनों इस पर लगाए। उसने एक एक चीज चेक की, नेटवर्क, OS, अपना कोड, सब ठीक था। फिर उसका शक गया रीसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर और वहां उसे नाम दिखा एक्जीक्यूटिव्स। एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करके उसने देखा कि SSH प्रोसेस ज़रूरत से ज़्यादा CPU पावर खा रहा है, जैसे उसके ऊपर कोई बोझ हो, और ये बोझ एक्जीक्यूटिव्स लाइब्रेरी से आ रहा था। और फिर घंटों की जांच के बाद जब उसने उस लाइब्रेरी का कोड को चीर फाड़ कर देखा, उसे वो घोस्ट मिल गया, उसे वो चोर दरवाज़ा मिल गया और उसे ये भी समझ आ गया कि वो 500 मिलीसेकंड की डिले क्यों हो रही थी, क्योंकि दुश्मन का डिस्गाइज, उनका नकाब इतनी भारी और कॉम्प्लिकेटेड था कि उसे प्रोसेस करने में ही कंप्यूटर का सिस्टम थोड़ा सा लोड ले रहा था। उनकी अपनी ही होशियारी उनके खिलाफ सबूत बन गई। एंड्रेस ने तुरंत एक मेल लिखकर साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को अलर्ट किया। I was noticing that something seemed to be using too much resources in SSH, which is something that administrators use to control computers remotely. And that, even though, like, nobody was authorized to log into the machine I was working on. So something was amiss there. फ्रेंड्स, उस एक ईमेल ने पूरी डिजिटल दुनिया में भूचाल ला दिया, लिटरली एन अर्थक्वेक। कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CISA ने एक नेशनल इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। इस खतरे को एक ऑफिशियल नाम दिया गया, CVE 2024-3094, और इसे एक रिस्क स्कोर दिया गया। रिस्क स्कोर 1 से 10 के स्केल पर होता है। इस बैकडोर को स्कोर मिला 10 आउट ऑफ 10। इसका मतलब सबसे बड़ा खतरा, ऐसा खतरा जिसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है और जिसे अटैकर को सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनीज में हड़कंप मच गया। रेड हैट, सूसे, डेबियन, सभी ने तुरंत अपने यूजर्स को वार्न किया और इस इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से हटा दिया। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी की ताकत थी। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स एक साथ मिलकर इस आग को बुझाने में लग गए। कुछ ही दिनों में इस खतरे को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी टल गई। एंड्रेस फ्रियॉन रातों रात एक हीरो बन गया। लोग उसे द इंटरनेट्स फाइनल बॉस, द सिल्वर बैक गोरिल्ला ऑफ नर्ड्स जैसे नाम देने लगे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भी उसकी तारीफ की। लेकिन फ्रेंड्स,
अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हु डिड दिस? जिया टान आखिर था कौन? जैसे ही ये पर्दाफाश हुआ, जिया टान और उसके सारे फर्जी अकाउंट्स हवा में गायब हो गए, जैसे वो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। अब शुरू हुआ डिजिटल जासूसी। शुरू में सबको लगा जिया टान एक चाइनीज नाम है, और जब उसके काम करने का टाइम देखा गया तो वो चाइना का टाइम जोन UTC+8 से मैच करता था। केस सॉल्व? नहीं, ये एक स्मोक स्क्रीन था, एक चाल। जब रिसर्चर्स ने गहराई से जांच की तो पता चला जिया टान ने चाइना की बड़ी बड़ी छुट्टियों में भी काम किया था। ये अजीब था, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर्स पर जो चाइना में नॉर्मल वर्किंग डेज हैं, वो अकाउंट साइलेंट था। अगर वो चाइना के टाइम से काम कर रहा होता तो उसे हमेशा रात भर जगना पड़ता। और फिर मिला सबसे बड़ा सुराग, जिया टान ने कुछ बार गलती से अपना असली टाइम जोन यूज कर लिया था। कुछ कमिट्स UTC+2 और UTC+3 टाइम जोन में किए गए थे, जो ईस्टर्न यूरोप का टाइम था, और इस टाइम जोन के हिसाब से उसका काम करने का टाइम बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जैसे कोई रेगुलर ऑफिस जॉब कर रहा हो। ये सबूत इस तरफ इशारा कर रहा था कि ये किसी एक हैकर का काम नहीं, बल्कि एक नेशन स्टेट बैक्ड ऑपरेशन था। एक देश की सरकार इसके पीछे हो सकती है। ये 9 to 5 जॉब पैटर्न, ये लंबा प्लान, ये रिसोर्सेस सब किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के काम की तरह ही लगता था। एक्सपर्ट्स का शक रशिया की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप APT29, जिसे कोजी बेयर भी कहते हैं, उस पर जाता है। उनके काम करने का स्टाइल, उनकी सोफिस्टिकेशन इस अटैक से बिल्कुल मेल खाती है। लेकिन क्या कोई ठोस सबूत है? जीरो, सिर्फ डिजिटल रिसीट। फ्रेंड्स, हम खुशकिस्मत थे कि ये साजिश नाकाम हो गई, लेकिन इसने हमारे लिए, खासकर हिंदुस्तान के लिए, एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जहां पर डिजिटल इंडिया पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। ये कहानी हमें डराती है, लेकिन ये हमें एक उम्मीद भी देती है। उम्मीद एंड्रेस फ्रियॉन जैसा जिद्दी और क्यूरियस लोगों से। उम्मीद उस इंसानी जज्बे से जो कहता है, नहीं ये गलत है, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। हीरो कोई स्पेशल नहीं होता, हीरो वो होता है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। हीरो वो होता है जो सही सवाल पूछता है। ये घोस्ट इन द मशीन पकड़ा गया, लेकिन ना जाने ऐसे कितने और घोस्ट इस वक्त भी नए कोड लिख रहे होंगे, नई साजिशें रच रहे होंगे। इस अदृश्य जंग में हमारा सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, अवेयरनेस। तो अगली बार जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करें या कोई अजीब सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स दिखे, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि क्या पता आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिद अगला 0.5 सेकेंड का वो पल बन जाए जो सब कुछ बदल दे। आप इस पूरी मिस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जानकारी को आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही और मिस्ट्री एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे अवेयर, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।